तो आज के वीडियो में जो है कक्षा 8 के चैप्टर 5 का जो है शिल्प एवं उद्योग चैप्टर, उसका यहाँ पर नोट्स हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और ये नोट्स आपको कहाँ पे डाउनलोड करना है ये भी हम वीडियो में बता देंगे। आप पहले इस नोट्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर पहला पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार जो है सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ था। भारत की खोज करने के बाद पुर्तगाली जो है कालीकट तट पर सर्वप्रथम आया था और वहीं से अपना व्यापार प्रारंभ किया था। इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को जो है कैलिको नाम दिया था। यानी पुर्तगाल के नाविक जो हैं इस सूती कपड़े को जो है कैलिको नाम दिया। बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मासन नामक स्थान पर जो है देखा था। ये यूरोपीय व्यापारी जो है सूती वस्त्र को सर्वप्रथम जो है इराक के मासन एक नामक शहर है इराक में, वहाँ पर इस वस्त्र को देखा था। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति जो है धीरे धीरे खराब होने लगी। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता आ गई भारत में और विदेशी आक्रमण तथा यूरोपीय व्यापारियों के आगमन ने जो है भारतीय व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। यूरोप के जो है शिल्प उद्योग जो था वो भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रही थी। अतः अंग्रेज जो है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में सन 1720 ईस्वी में एक कैलिको अधिनियम लेकर आया। इस कैलिको अधिनियम के तहत जो है इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के कपड़े जो है इसके इस्तेमाल पर इंग्लैंड में पाबंदी लगा दी गई और इसके आयात पर भी इंग्लैंड में जो है रोक लगा दिया गया। इसके बावजूद भारत में बने कपड़ों की मांग जो है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा थी। इस तरह से भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। मुक्त व्यापार नीति ने सभी अंग्रेज उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की। यानी कोई भी व्यापारी जो है मुक्त व्यापार नीति के तहत भारत में व्यापार कर सकता था। इस नीति के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार जो है वो समाप्त हो गया। अब इंग्लैंड की कोई भी व्यक्ति जो है भारत के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था। उसके बाद जो है सन 1854 ईस्वी में मुंबई में पहली सूती वस्त्र कारखाना कावसजी नानाजी दभार के द्वारा जो है खोला गया। और ये जो है कावसजी नानाजी दभार जो है एक फारसी व्यापारी थे। सन 1880 तक जो है पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो चुका था। सूती वस्त्र कारखाना खोले जाने के बाद सन 1855 ईस्वी में बंगाल के रीसरा जगह पर जो है पहली जूट मिल स्थापित की गई। सन 1906 ईस्वी में कोयला खान उद्योग की शुरुआत हुई भारत में। उसके बाद सन 1700 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है तत्कालीन बिहार, यानी उस समय बिहार प्रांत में पड़ता था, अभी जो है ये झारखंड चला गया, साकसजी नामक स्थान पर जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। सन 1927 ईस्वी में FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई। यह पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए काम करने के लिए व्यापारिक संस्था बन गई। उसके बाद सन 1850 ईस्वी के बाद भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। भारत में उस समय सबसे बड़ा उद्योग जो है कपड़ा बनाने और सूत काटने का था और दूसरा जो है जूट उद्योग था और तीसरा सबसे बड़ा उद्योग कोयला उद्योग था। अगला पॉइंट है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में की गई। यह यूनियन जो है मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था थी और इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए वो लाला लाजपत राय साहब को बनाए गए। झाड़िया और गिरिडीह कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि कोयला खाद्यान्न में जो मजदूर काम करते हैं उनको जो है टीबी और फेफड़े का कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। कुछ संबंधित स्थान का यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे जूट उद्योग जो है वो बंगाल से संबंधित है, ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर से संबंधित है, जामदाई बुनाई जो है वो लखनऊ से संबंधित है, लौह उद्योग जो है वो जमशेदपुर से संबंधित है और नील बगान उद्योग जो है ये चंपारण से संबंधित है। इस चैप्टर में जो है मोटा मोटी यही इसी के बारे में बताया गया है। ये नोट्स जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।